Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about very important question of module 2. It is very much important as per your exam perspective. Okay? The question is dealing with disaster. It means how the people will deal when the disaster occurs, or we can say pre-disaster period, or we can say post-disaster period. In our previous lecture we did already the PTSD, which is called as post-traumatic stress disorder. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिज़ास्टर के हो जाने के बाद जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती है उसको कैसे हैंडल आउट करना है, उससे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या चेंजेस होती है एक पर्सन में एज बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया था. बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. लॉन्ग क्वेश्चंस में तो ये 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन का लेंथ भी उतना है ना, लेंथ भी उतना है, काफ़ी लेंदी भी है और बट ईजी भी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा. बट अगर इन केस ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ 4 से 5 पॉइंटर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो हम यहाँ पर सीखेंगे और पढ़ेंगे. तो यही पॉइंटर्स एज ए डेफिनेशन या कंसेप्ट या फिर शॉर्ट नोट्स में आ सकता है इन अ क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो मतलब कहीं से भी अगर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले हम यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ जो पॉइंटर्स हैं इसमें वो एक बार देख लेते हैं. जैसे कि विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंशन, मिटिगेशन, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स फेज एंड द रिकवरी फेज. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रिवेंशन लिखा है, मिटिगेशन लिखा है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस लिखा है, रिस्पॉन्स फेज लिखा है एंड रिकवरी फेजेस लिखा है. तो मतलब वो टोटली 5 कुछ पॉइंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हम लोग इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हाउ द पीपल विल डील विद डिज़ास्टर. डिज़ास्टर से हम कैसे डील करेंगे तो उसके लिए ये पॉइंटर्स है जो हम आगे डिस्कस करना है. हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट सिचुएशन, हाउ वी कैन मिटिगेट द डिज़ास्टर पीरियड. तो क्या क्या प्रिपेयर्डनेस आपको पहले से रखनी है, रिस्पॉन्स फेजेस क्या क्या है एंड हाउ विल रिकवर इट. ओके, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. अब अगर आपको डिज़ास्टर से डील करना है इट मीन्स यू नीड अ प्रॉपर और वी कैन से इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट. हमें एक इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी. अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स करता है कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसीज़ को जो डिज़ास्टर को मतलब जो उसके स्टेजेस होते हैं. अब डिज़ास्टर के स्टेजेस क्या होते हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स पॉलिसी डिसीजंस एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेरियस स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर. अब डिज़ास्टर के स्टेजेस क्या, तो हियर वी कैन सी प्री डिज़ास्टर स्टेज, डिज़ास्टर ऑक्यूरेंसेस एंड पोस्ट डिज़ास्टर. प्री डिज़ास्टर, डिज़ास्टर के आने से पहले इवेंट ऑब्जर्वेटर्स होते हैं जो या फिर जो भी इवेंट या फिर जो भी क्लाइमेटिकल चेंजेस आने वाले, क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने वाले जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस जो ऑब्जर्वेटर्स होते हैं, तो उन लोगों को ये सारी नोटिफिकेशंस वो हमें पास ऑन करते हैं, उसको जज करते हैं. आप देखोगे न्यूज़ वगैरह में आपको पता चलता है कि कल के दिन इतनी बारिश हो सकती है, कल के दिन इतनी ठंडी हो सकती है, टेम्परेचर इतना डाउन हो सकता है, टेम्परेचर इतना अप जा सकता है. तो ये उनका ऑब्जर्वेटर्स का एक एस्टिमेशन होता है या उन्होंने जो ऑब्जर्व किया होता है वो एज ए नोटिफिकेशन हम तक पास ऑन करते हैं. तो प्री डिज़ास्टर स्टेज भी होता है डिज़ास्टर के ऑक्योर होने से पहले वाला टाइम. ठीक है, फिर एक स्टेज होता है सेकंड, वो होता है डिज़ास्टर ऑक्योरेंस. जब डिज़ास्टर आ गया है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन हो गया, हरिकेन्स हो गया है. ठीक है, तो ये सारे जो बोलते हैं जैसे हम अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर ऑक्योरेंस एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर इज कमिंग. या फिर जो डिज़ास्टर आया हुआ है, डिज़ास्टर हो रहा है, अभी कोई सैलाब या तूफान आया हुआ है तो उसे हम कहते हैं डिज़ास्टर ऑक्योरेंस. एक होता है पोस्ट डिज़ास्टर स्टेज, मतलब डिज़ास्टर के चले जाने के बाद वाला पीरियड ऑफ टाइम.
जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो उसमें हमने देखा था कि डिज़ास्टर के हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिज़ास्टर के हमारी ह्यूमन लाइफ पे। जो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन ही लाइक जो हमने डिस्कस किया था वो टोटली यही था कि इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा कि if we people want to deal with the disaster, so we need effective or very we can say successful disaster management, and disaster management involves 3 stages of disaster, which includes pre-disaster stage, disaster occurrence, and the post-disaster stage. Okay, now we'll start our first point, which is prevention. ठीक है, प्रिवेंशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन होता क्या है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स, प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन में आप देखोगे कि प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स all those activities that are required to prevent the disaster or prevent the gravity of loss in the if the disaster occurs. प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंट करना कोई भी एक्टिविटी को, या फिर जैसे कोई भी जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आने वाला है या कोई नेचुरल कैलामिटी होने वाली है, तो उसको आपको क्या करना है, आप कैसे उसे स्टॉप करोगे। यू विल मेक वन प्लान और वी कैन से एक्टिविटी और वी कैन से स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर और वी कैन से डिजास्टर। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो उसे हम कहते हैं प्रिवेंशन। अब उसमें एक्टिविटीज़ स्पेशली होती है टू प्रिवेंट द लॉसेस, जो आपको लॉस होना है, उसका आपका जो नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, उसको स्टॉप कैसे करना है। ठीक है, अगर डिज़ास्टर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना। जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपको फेस करने पड़ेंगे, जिससे आपका ग्रेविटी ऑफ लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ लॉस हो सकती है डिज़ास्टर के आ जाने की वजह से, तो उसको प्रिवेंट करना इट इज़ कॉल्ड एज प्रिवेंशन। ठीक है, अब प्रिवेंशन में क्या क्या बनाया गया है, देखो ये डिज़ास्टर से डील करने के लिए सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है वो होता है प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन इंक्लूड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान विच इज़ कॉल्ड एज DMAP। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान होता है, ये क्यों बनाया गया है, ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज होती है जिस पर वर्क करती है, कैसे एक्शंस लेना है, क्या प्लान्स एंड क्या पॉलिसीज़ बनानी है, हाउ वी कैन डील विद द डिज़ास्टर से कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए किस तरीके से सिस्टमैटिक आपको एक्टिविटीज़, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। अगर डिज़ास्टर आ गया तो वो ऐसे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, अगर कोई डिज़ास्टर अफेक्टेड पर्सन है, मतलब कोई फिजिकली इंजर्ड है, किसी का घर लॉस हो गया है, किसी के घर वाले लॉस मिल नहीं रहे, तो वो पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी कि एटलीस्ट वो एट द सेम टाइम के लिए खुद को सर्वाइवल दे सके। ठीक है, तो जो DMAP होता है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स है, उसमें यही सारी चीज़ें होती है। मतलब इसमें कैसा होता है ना, हमारी गवर्नमेंट के जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एजेंसीज होती है, बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी होती है। आपने खुद देखा होगा 26/26/11 का आपको केस पता है, 26/11 में 2005 में जो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। फ्लड्स बहुत ज़्यादा होने के, पानी का जो वो था, वाटर जो है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का भी लॉस हुआ है, बहुत सारे घरों में पानी भर गया था, बहुत सारी चीज़ें लॉस हुई हैं लोगों को। ठीक है, डिज़ास्टर के टाइम। तो ये जो DMAP होता है उसके थ्रू क्या क्या किया जाता है, कुछ एजेंसीज एंड कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती है जिस पे वर्क करती है। और इसका पर्पस क्या होता है, ये प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं, ये सिस्टम्स क्यों बनाया जाता है DMAP के थ्रू, ताकि यहाँ पे क्या किया जाए, लोगों को अच्छे से अच्छा सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, अब जो एजेंसीज होगी, गवर्नमेंटल होगी, नॉन गवर्नमेंटल जो डिपार्टमेंट्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनको कैसे अरेंजमेंट करना है, क्या रोल्स प्ले करना है, ये सारा पहले से DMAP क्या करती है, अरेंज करके रखती है, ताकि किसी भी डिज़ास्टर ऑक्योरेंस को ईजिली प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डिज़ास्टर वार्निंग।
ओके, डिजास्टर वार्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का ही पार्ट है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब डिज़ास्टर वार्निंग, वार्निंग कब देते हैं? किसी चीज़ के होने से पहले आप उसको वार्न कर देते हो कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड एज वार्निंग। तो एज इट इज़ जब डिज़ास्टर आने वाला, जैसे मैंने बताया इवेंट ऑब्जर्वेटर्स होते हैं या जो ऑब्जर्व करते हैं हमारे क्लाइमेट्स को, ठीक है, क्लाइमेट ऑब्जर्वेटर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ही डिज़ास्टर वार्निंग के लिए बहुत ज़्यादा जो कुछ एलिमेंट्स वगैरह को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती है, दे नीड टू डू अर्ली वार्निंग, है ना, अर्ली वार्निंग ऑफ मतलब डिज़ास्टर और उसके इफेक्ट को फेस करने से पहले अर्ली वार्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्ट्रॉम्स हो गया, हरिकेन्स आ गया, स्ट्रॉम्स एंड सैलाब आना, तूफान आना, हरिकेन्स जो मैंने समंदरों का जो वेव्स का मैंने बताया था। तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है, जो बॉर्डर ऑफ दी जो समंदर वगैरह के बॉर्डर में भी, बॉर्डर में या फिर उनके किनारे पे बहुत सारे देखो घर होते हैं वहाँ पर, तो वो सारा जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। अगर हरिकेन्स या जो ये स्ट्रॉम्स वगैरह, हवाएं वगैरह, विंड रिलेटेड कोई डिज़ास्टर आ रहा है, तो वो एरियाज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो उसे कैसे डील आउट करना है, तो ये डिज़ास्टर वार्निंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन एरियाज़ को क्या कर सकते हो, इवैक्यूएशन कर सकते हो, खाली करवा सकते हो, ठीक है, और उनको एक सेफर प्लेस पे मूव करा सकते हो। तो ये डिज़ास्टर वार्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब डिज़ास्टर वार्निंग आप कैसे दे सकते हो? अब डिज़ास्टर वार्निंग जैसे नॉर्मली आप देखते हो कि आप नॉर्मली जैसे कि आप टेलीविजन्स पे, सोशल मीडिया पे नाउ डेज आप इजीली वी कैन गेट द इंफॉर्मेशंस, है ना, टेलीविजन है, सोशल मीडियाज़ है, और जो आपके पास न्यूज़ चैनल्स होते हैं आप वहाँ पर देखते हो। बट पहले के लोग होते थे, वो अलार्म बेल्स होती थी, है ना, वो उससे या साइरेंस वगैरह बजाए जाते थे, जिससे एक लोगों को वार्न किया जाता था कि कुछ होने वाला है, एंड पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता था थ्रू रेडियोज़ वगैरह, है ना। ट्रेडिशनली लोग यही सारी चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है। टेलीविजन्स बहुत कम होते थे बट स्टिल, एंड फिर ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आप बीटिंग ऑफ ड्रम्स ले सकते हो, ड्रम्स वगैरह या ढोल वगैरह, आपने ड्रम्स को बीट करना, फिर बीट करने पे लोग इकट्ठा होते हैं, लोग सब आ जाएंगे, तो फिर अनाउंसमेंट की जाती थी। इसके अलावा बेल्स का रिंगिंग करना, घंटी वगैरह बजाना, एंड फ्लैग होस्टिंग करना, रेड फ्लैग होस्ट किया जाता था, जिससे पता चलेगा कि कोई तो डेंजरस चीज़ हमें आगे चलकर फेस करनी है, ठीक है। तो डिज़ास्टर वार्निंग इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ्टी ऑफ और वी कैन से ग्रेविटी ऑफ लॉस, और वी कैन से प्रॉपर्टी एट पास, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, अब जैसे वार्निंग का ही हमने देखा कि ये सारी चीज़ें, अब वार्निंग में और क्या क्या चीज़ें होती है, कि कैसे अवेयर करना है, क्या क्या सिस्टम है, ऑल्टरनेट आपके पास क्या अवेलेबल है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है। आप अगर सी वगैरह के बॉर्डर्स में रहते हो तो आपको सेफ़र प्लेस पे मूव होना है, ठीक है। या फिर इसके अलावा डायरेक्शंस देना कि आपको क्या करना है, डज एंड डोंट में उनको डिफ्रेंशिएट करवाना, और जो आपका वार्निंग होता है ना वो कैसा ना इन सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वार्निंग शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, हर कोई इजीली इसको समझ सके, वार्निंग ऐसी होनी चाहिए। तो वैसे ही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है हाउ वी कैन डील विद दी डिज़ास्टर। अगर डिज़ास्टर हो गया है तो आप अफेक्टेड नहीं है, तो अफेक्टेड पीपल्स को आप कैसे डील करोगे, आप उनको कैसे, क्योंकि क्या होता है डिज़ास्टर के बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे लोग फिजियोलॉजिकली मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकली मतलब आप यहाँ पे इनका हैंडीकैप होना या फिर इंजर्ड होना ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है, एंड बिहेवियरल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिसमें सोशल एविल्स, रॉबरीज एंड किलिंग वगैरह, मर्डर्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अगर आप पहले से करते हो, ये प्रिवेंटिंग आप पहले से स्टार्ट करते हो, लोगों को पहले से ही एजुकेट एंड नॉलेज प्रोवाइड कर देते हो कि आपको कैसे डील करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एट द टाइम ऑफ अक्योरेंस ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है। नाउ we have our second point which is mitigation, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मिटिगेशन। अब मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि
जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा प्रिवेंशन मतलब स्टॉप करना, मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन एफर्ट्स अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हैजर्ड्स फ्रॉम डेवलपिंग इनटू डिजास्टर ऑल टुगेदर और टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर व्हेन दे अक्यूर। जब भी डिजास्टर आता है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या उसका जो इम्पैक्ट हम पर पड़ता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसे कहते हैं मिटिगेशंस। ठीक है, स्टेप जो भी एक्शंस प्लान्स वगैरह आप यूज़ करते हो, जैसे मैंने प्रिवेंशन बताया स्टॉप करना, स्टॉप करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज आप जो करते हो है ना, जो डिज़ास्टर की वजह से जो भी हैजर्ड्स जो डेवलप होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी वॉट एवर द एफर्ट्स यू पीपल आर गिविंग इट इज़ कॉल्ड एज मिटिगेशन। ठीक है, मतलब डिज़ास्टर के जो इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए जब भी डिज़ास्टर आता है उसके जो मतलब जो इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी एफर्ट्स पीपल देते हैं उसे कहते हैं मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिटिगेशन इज द एफर्ट्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। अब मिटिगेशन क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एफर्ट्स है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स पड़ता है डिजास्टर का जो लोगों की लाइफ पे होता है, जो उनकी प्रॉपर्टी पे होता है, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट सम ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ मिटिगेशन। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ मिटिगेशन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे फर्स्ट आता है टू प्रिवेंट हैजर्ड्स फ्रॉम डेवलपिंग इनटू डिजास्टर। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मिटिगेशन का इज टू प्रिवेंट हैजर्ड्स फ्रॉम डेवलपिंग इनटू डिजास्टर और टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर व्हेन इट ऑक्योर्स। जब भी डिजास्टर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए जितने भी एफर्ट्स डाले जाते हैं, वॉट एवर दिस एफर्ट्स विल पुट टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, इट इज़ कॉल्ड एज मिटिगेशन, और यही इसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मेन एम ही होता है मिटिगेशन का टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड वन इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि मेडिकेशन में जो मिटिगेशंस होता है ना, ये एडवाइस करती है पब्लिक को कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या कर सकते हो, सेफ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा टू सेफ गार्ड्स प्रॉपर्टीज़ का सेफ गार्ड करना, प्रॉपर्टी को सेफ करना। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिटिगेशन होता है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो भी अफेक्टेड है डिज़ास्टर की वजह से उनको सेव करना, टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ डिज़ास्टर वार्निंग ऑल्सो, to facilitate communication and coordination. Actually the communication and the coordination is very much important at the time of disaster occurrence, or we can say pre and post disaster stage, क्योंकि communication and coordination होगा तो क्या होता है, easily क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को acknowledge कर सकते हैं। ठीक है, और देर इज़ अ नीड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अमंग द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ है, उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी मेजर्स करना चाहते हो फॉर अफेक्टेड पीपल वो ईजिली उनको मिल जाए। टू बिल्ड कैपेसिटी बिल्डअप करना, ठीक है ना, क्योंकि मिटिगेशन में ये सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग देना या फिर जो भी कैरिंग एक्टिविटीज़ है मिटिगेशन से रिलेटेड, उसका कैपेसिटी बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें अमंग द पीपल। टू प्रोवाइड रिलीफ कैम्प भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड में पीपल वांट एक्चुअली द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, फिजिकल इंजर्ड है तो वो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, अगर डेथ हो गई है तो उनका एक काउंटिंग रखना, कैजुअलिटी वगैरह बनाना, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ईजिली लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ टू प्रोवाइड पैकेज फॉर रिकन्स्ट्रक्शन वर्क। अब हमने बताया कि डिज़ास्टर में लाइफ का लॉस तो होता ही है, बट साथ साथ में प्रॉपर्टीज़ का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जैसे अर्थक्वेक ले लो, अर्थक्वेक आपने ले लिया, अर्थक्वेक के अलावा आप ले सकते हो लाइक हरिकेन्स वगैरह आपने ले लिया, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो अपना बिल्डिंग्स एंड जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इनके लिए रिकन्स्ट्रक्शन पैकेज प्रोवाइड करना, इट इज़ ऑल्सो द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन द मिटिगेशन। Getting everyone, I hope you people get easily understand. We have completed our 2 pointers to dealing with the disaster. First one is prevention and the second one is mitigation. Now
we have our third point, which is relief and rehabilitation measures. ठीक है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीफ प्रोवाइड करना, रिहैबिलिटेशन, रिहैब सेंटर्स बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत ये जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का एंड एनजीओज़ का। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो इस पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है टू दी अफेक्टेड पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पे। अब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इमीडिएट रिलीफ मेजर्स है ना। आप अगर रिलीफ देना चाहते हो तो इट शुड बी इमीडिएट, इट शुड बी बेसिस ऑन द इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे आपको रिलीफ प्रोवाइड करना है। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नीड टू अंडरटेक इमीडिएट रिलीफ मेजर्स। ठीक है, अब इमीडिएट रिलीफ मेजर्स में आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2004 में मैंने बार बार बताया, दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है, जो अर्थक्वेक या फिर जो सुनामी आई थी, ठीक है, तो उसमें जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे, जो रिहैब सेंटर्स बनाए गए थे, वो 207 थे। ठीक है, एंड 46 पीपल को शेल्टर्ड प्रोवाइड किया गया था, कपड़े वगैरह प्रोवाइड करना, या जो उनकी बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर्स एंड क्लोथ्स, घर प्रोवाइड करना, शेल्टर्स घर बना के देना, या फिर एटलीस्ट सेफर प्लेस पे उनको मूव करना, क्लोथ्स कपड़े देना, फूड खाना देना। तो 2004 का अगर हम देखेंगे तो रिलीफ कैंप्स 207 रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे, जहाँ पे क्या है 46,000 पीपल को घर भी दिया गया था कि वो एटलीस्ट सेफर प्लेस पे मूव हो जाए और 2-4 दिनों तक अपना सर्वाइवल ईजिली कर पाए। ठीक है, ओके। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो उनके जो घर वगैरह रहते हैं, और बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं उनकी क्रॉप्स वगैरह ख़राब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स एंड वी कैन से हरिकेन्स, तो उस पर भी कॉम्पनसेशन पैकेज प्रोवाइड करना। ठीक है, और सोशल रिलीफ देना, राशन नीड्स जो भी है उनकी अफेक्टेड पीपल को प्रोवाइड करना, और प्रॉपर एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, तो ये सारा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स में आता है, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बनाना, कॉम्पनसेशन देना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, राशन नीड्स प्रोवाइड करना। अब सम सोशल सर्विसेज आर देयर, सोशल सर्विसेज भी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स में आता है, मतलब टाइम टू टाइम सोशली उनको सर्विस करना। अब सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमने बताया था कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ है ना, इम्पैक्ट्स एंड इफेक्ट्स में हमने पढ़ा है आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। अब जब पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड होता है ना, जब एक बार जो डिज़ास्टर आके गया, जैसे फ्लड्स ले लिया आपने या फिर साइक्लोन वगैरह ले लिया, तो इनके बाद क्या होता है, बहुत मडी हो जाने की वजह से क्या है, डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा आउटब्रेक होती है। तो एज ए सोसाइटी में रहते हुए हमको ये सोशल सर्विसेज देनी होती है रिहैबिलिटेशंस के थ्रू, कि आप जो भी मतलब आप सर्विसेज कैसे दे सकते हो। अगर ज़्यादा डिजीज़ क्योर्स हो रही है तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो बनाना। ठीक है, फिर मेडिकल सर्विसेज देना, क्विक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, फ्री मेडिसिन देना स्पेशली फॉर द इंजर्ड पीपल। एंड उसके अलावा स्कूल जो होते हैं, स्कूल नीड टू बी ओपन अर्लीस्ट इवन द टेम्पररी स्ट्रक्चर। अगर स्कूल का भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, स्कूल बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के स्कूल को क्या करना है, पहले ही ओपन करना है। क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं स्कूल्स में, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, क्योंकि कैसा होता है, फीमेल्स एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं डिज़ास्टर की वजह से। तो क्या कर सकते हैं, अगर जो स्कूल्स वगैरह अगर ओपन रहेगी तो एटलीस्ट बच्चों का जो पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड होता है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, मेंटली वो अफेक्टेड नहीं होंगे उससे। ठीक है, सो एंड देन लास्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट्स एंड जो अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लॉन्ग टर्म मेजर्स करना है। मतलब अगर कोई भी आप फैसिलिटीज़ डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल्स को दे रहे हो तो उसको एज ए लॉन्ग टर्म ओपिनियन रख के रखना होगा। जैसे कि आपने अगर घर वगैरह दिया, पैकेज फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप दे रहे हो, तो आपको टेम्पररी स्ट्रक्चर करके नहीं देना है, क्योंकि उन कैसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट भी लॉस्ट हो जाती है ना, तो या फिर हम ही फिजिकली इंजर्ड हो गए तो क्या करेंगे। तो जो रिकन्स्ट्रक्शन पैकेज दे रहा है गवर्नमेंट वो लॉन्ग टर्म के लिए देना है, मतलब ऐसा देना है कि एटलीस्ट वो वहाँ पे अपना घर बना के लॉन्ग टर्म के लिए ईजिली रह पाए। ठीक है,
फिर इसके अलावा परमानेंट हाउस बनवा के देना, या फिर वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना, स्कूल्स वगैरह, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह को अच्छे से ओपन करवा देना, जो भी डैमेज हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज उसको रिपेयर करवा के देना, जो भी अफेक्टेड लैंड है उसको प्रॉपरली सही करके देना, ठीक है। तो ये सारा आता है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे रिस्पॉन्स फेज, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे प्लान्स एंड एक्शंस को डेवलप किया जाता है टू डील विद द सिचुएशन व्हेन द डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। जब डिज़ास्टर आता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करना है, उसके लिए प्लान्स एंड एक्शन, मतलब पहले से ही प्रिपेयर रहना, इट इज़ कॉल्ड एज डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। जैसे हम प्रिवेंशन, उसको स्टॉप करने के लिए प्रिवेंट रहते हैं, वैसे डिज़ास्टर को फेस करने के लिए भी वी शुड बी ऑलवेज रेडी, ठीक है। अब डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स, फर्स्टली इट इंक्लूड्स अ कम्युनिकेशन प्लान। आवर कम्युनिकेशन प्लान शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पावरफुल, कि अगर डिज़ास्टर हो भी जाता है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा रखना है कि आप इजीली एक दूसरे को वार्न कर सकें, एक्नॉलेज कर सकें। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। एक एजुकेट ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए पहले से एक एजुकेटेड ट्रेनिंग को फिक्स करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैजुअलिटी प्रिडिक्शन, मतलब जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। कैजुअलिटी प्रिडिक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ मैनी डेथ्स और इंजर्ड पर्सन टू एक्सपेक्ट फॉर गिवन काइंड ऑफ डिज़ास्टर। जितने भी डेथ हो गई है या फिर जितने इंजर्ड है, जितने अपने घरों से लॉस्ट है या नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सारा एक स्टेटमेंट रखना, इट इज़ कॉल्ड एज कैजुअलिटी प्रेडिक्शन। स्टॉक पिलिंग, जो आपके फूड्स है या फिर जो भी फूड सप्लाई करना है, देयर इज़ अ नीड फॉर स्टॉक पिलिंग फॉर फूड सप्लाईज। सप्लाई करने के लिए स्टॉक पिलिंग, पहले से स्टॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जो इक्विपमेंट्स है उनको रखना, ठीक है। टिपिकली नॉर्मली जो होता है ना, 3 days सप्लाई ऑफ फूड्स एंड वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी अफेक्टेड पीपल्स हैं उनको 3 days के लिए फूड्स एंड वाटर सप्लाई करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवन फॉर द चिल्ड्रंस बुक्स एंड नॉर्मल बुक्स, रीडिंग बुक्स या जो टॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी रखा जाता है ताकि वो मेंटली इफेक्ट ना हो पाए, ठीक है। लास्ट वन इज़ इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन प्लान मतलब जो अफेक्टेड एरियाज़ है, जो बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर, तो वहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान्स भी सेटअप किए जाते हैं। इवैक्यूएशन प्लान्स इंक्लूड, मतलब कि उनके लिए पहले से उनको सेफर प्लेसेस पे मूव कर देना, है ना। जो बॉर्डर्स होते हैं, सी बॉर्डर्स पे जो हाउसेज होते हैं, जो एरिया होता है, उसको पहले से इवैक्यूएट करवाना, खाली करवा के उनको सेफर प्लेसेस पे मूव करवाना, ठीक है। तो ये होता है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। ओके, नाउ द सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्स फेज। अब रिस्पॉन्स फेजेस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। रिस्पॉन्स फेजेस में क्या होता है, नॉर्मली 2 टाइप हम पढ़ेंगे। एक होता है शॉर्ट टर्म रिकवरी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिस्पॉन्स फेज, प्री डिज़ास्टर, रिस्पॉन्स फेजेस ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड पोस्ट डिज़ास्टर। मतलब तीनों पॉइंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो हमने स्टार्टिंग में देखा वही है। अब रिस्पॉन्स फेज क्या होता है, तो प्री डिज़ास्टर रिस्पॉन्स प्लान क्या होता है, इट इंक्लूड्स रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय सेटिंग कंट्रोल रूम्स, और जो इवैक्यूएशन ऑफ पीपल होता है, कंट्रोल रूम्स वगैरह बनाना। मतलब रिस्पॉन्स फेज कौन सा है, तो प्री डिज़ास्टर में यहाँ पे रिस्पॉन्स फेजेस क्या है, कंट्रोल रूम्स एंड इवैक्यूएशन प्लान बनाना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ को सेव कर सकते हैं। अगर मैंने इवैक्यूएट करवा दिया, लोगों को खाली करवा के सेफर प्लेसेस पे मूव कर दिया, तो मतलब यहाँ पे मैंने सेव करवा दिया उनकी लाइफ को। एंड सेकेंड मैंने बताया कि कंट्रोल रूम्स वगैरह बनाना, है ना, जहाँ से आप इजीली सिचुएशन को कंट्रोल आउट कर सकते हो। तो ये प्री डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में आएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं रिस्पॉन्स फेजेस ड्यूरिंग डिज़ास्टर। अब डिज़ास्टर जब ऑक्योर हो रहा है तो वहाँ पे हमें सिर्फ ये मिटिगेशन करना है, या फिर ये मिटिगेशन जो एफर्ट्स हमें ये डालना है कि हम किसी भी तरीके से जो इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स पड़ रहा है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। एंड पोस्ट रिस्पॉन्स फेज वो होता है जहाँ पे हमको अचीव करना है रैपिड एंड इफेक्टिव रिकवरी फ्रॉम डिज़ास्टर, मतलब रिकवरी करना है, ठीक है, जल्द से जल्द। And the last one is recovery phase, which is very much important. Recovery can be short term or it can be long term, and we have some activities, short term recovery activities and long term recovery activities. Short term recovery activities include
or we can say the main aim of the short term recovery is to written life supporting system. जो life supporting system है, life supporting systems में सबसे ज़्यादा हमारे लिए basic needs होती है हमारी, जो food होता है, shelter होता है, cloth होता है, medicines होता है, water होता है, it is very much important. तो short term recovery में we just need to provide a quick basic facilities, basic services, basic needs to the people, affected people of the disaster, which is main एक्टिविटीज़ हम बोल सकते हैं, जो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना होता है, शेल्टर, फूड, वाटर और क्लोथिंग एंड मेडिसिन एक्सेट्रा. लॉन्ग टर्म रिकवरी में क्या होता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर हाउसेस, प्रेमाइजेस, ठीक है. इट कैन बी टेक सेवरल मंथ्स और ईयर्स ऑल्सो, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया है तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस देना, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म रिकवरी में आता है. और पोस्ट ट्रॉमेटिक पीरियड कैन टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So now we have completed our whole video which is related to the dealing with disaster. We have completed the 5 basic and very much important point of dealing with disaster, which is prevention, mitigation, relief and rehabilitation centers or measures, disaster preparedness, recovery phase and response phase. If do you people have any doubts and difficulties, you can make comment on my chat box, comment box, okay, and just subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, that's enough for today. Bye bye, have a nice day.